गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पेज 202। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पहले तो हम ये देख लेते हैं एम्प्लीफिकेशन क्यों जरूरी है। सपोज करो कि ये हमारा सोर्स डीएनए, जहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हमारे काम का जीन, इसको हमने यहाँ पे कट किया और फिर इसको लेके आए। इसी तरह से हमारा जो प्लाज्मिड था उसमें हमने यहाँ पर कट किया और इस जीन को यहाँ पर इंसर्ट करा दिया, डीएनए लाइगेज से उसे वहां पर जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन अब ये जो डीएनए है इसकी हमारे पास एक ही कॉपी है। इसकी भी एक ही कॉपी थी, है ना, क्योंकि एक ही हमने वहां से कट करके आइसोलेट किया था और एक ही प्लाज्मिड था हमारे पास और एक ही प्लाज्मिड का हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इस कॉपी की कई कॉपी बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक कॉपी में एक्सपेरिमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, वो कॉपी डैमेज भी हो सकती है डीएनए की। ठीक है, तो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज किस लिए बनाई जाती हैं? अपने एक्सपेरिमेंट की सेफ्टी के लिए, या फिर हो सकता है ज्यादा कॉपी की भी जरूरत हो। तो डीएनए की इस तरह से मल्टीपल कॉपीज बनाना या उसके बहुत सारे रेप्लिका बनाना, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि शॉर्ट में पीसीआर। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है वो चेन रिएक्शन में काम करेगा। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2⁻n। एक रेप्लिकेशन, यहाँ पर n क्या डिनोट करता है? रेप्लिकेशन साइकिल। एक रेप्लिकेशन साइकिल के बाद एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? वो होगा 1। यहाँ पर अगर हम रख दें तो 2⁻1 2, यानी कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से कितने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे? 2। इसी तरह से 2 रेप्लिकेशन साइकिल के बाद कितने बन जाएंगे? 4, है ना। पहली रेप्लिकेशन साइकिल ये, दूसरी रेप्लिकेशन साइकिल के बाद क्या होगा? इन दोनों से फिर क्या बनेंगे? और कॉपी बन जाएगी। ठीक है, 2 कॉपी इससे बन जाएगी और 2 कॉपी इससे बन जाएगी। इस तरह से 4 बन जाएंगे। 4 के बाद क्या होगा? फिर अगर 3 रेप्लिकेशन साइकिल होंगी तो इस तरह से 8 कॉपी बन जाएंगी। तो इस तरह से हर चरणबद्ध तरीके के बाद, हर रेप्लिकेशन साइकिल के बाद जो डीएनए का कंटेंट डबल होता जाता है उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन साइकिल या चेन रिएक्शन, है ना, क्योंकि इसमें इतनी तेज गति से बढ़ रहा है। इसमें जो डिवाइस यूज होता है उस डिवाइस का नाम भी पीसीआर है। इस पीसीआर को थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। थर्मोसाइक्लर, उसको थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर की साइकिल्स चलती है। कैसे चलती हैं वो हम स्टेप्स में देखते हैं। देखो डायग्राम में सबसे पहले इन्होंने दिखाया है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक एंड होता है 5, एक होता है 3, एक होता है 5 और एक होता है 3। इन दोनों के बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन यानी कि हीट देने से क्या कर देते हैं हम? इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करते हैं? यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है प्राइमर। प्राइमर लिखा है, देखो यहाँ पर प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? ये शॉर्ट पॉलीगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। शॉर्ट पॉलीगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड यानी कि छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है जो एक साइड से जुड़ता है और दूसरी साइड में कंप्लीट करता है। जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, तो इसमें यहाँ पर ये स्ट्रैंड जुड़ जाएगा और इसी तरह से ये वाले स्ट्रैंड में यहाँ पर ये छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जुड़ जाएगा। ये एक तरह से स्टार्टिंग मॉलिक्यूल का काम करता है ना। यानी कि यहाँ अगर ये जुड़ जाएगा तो फिर आगे ये कंटिन्यू होके डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। इसी तरह से ये है कि जब ये जुड़ जाएगा तो ये कंटिन्यू होके आगे डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो प्राइमर के जुड़ने का प्रोसेस है इसे कहते हैं एनीलिंग।
ठीक है। और इनके जो आगे इस तरह से एक्सटेंड होने का प्रोसेस है उसे कहते हैं एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन की वजह से फिर क्या होता है कि ये वाला जो स्ट्रैंड था इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा इस तरह से। इसी तरह से इसके सामने इस डायरेक्शन में एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा इस तरह से। तो अंत में क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो एक डबल स्ट्रैंड था उससे अब जाके दो नए डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं। स्टेप्स एक बार फिर देख लेते हैं। डीनेचुरेशन, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेक होना। इसके बाद टेम्परेचर को थोड़ा डाउन लेके आते हैं ताकि प्राइमर और इसके बीच में, जिसे हम टेम्पलेट डीएनए कहते हैं, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाए जिसे एनिलीन कहेंगे। उसके बाद टेम्परेचर फिर थोड़ा राइज होगा, है ना, और एक्सटेंशन के समय इसमें जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम है टार्क पॉलीमरेज। टार्क डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेले ऐसे एंजाइम्स में से एक है जो कि हाई टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, है ना। कौन सा ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट होता है? थर्मस एक्वेटिकस। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? TEQ, है ना। थर्मस एक्वेटिकस नाम के ऑर्गेनिज्म से। थर्मस एक्वेटिकस हॉट वाटर वेंट्स में, यानी कि गर्म पानी के सोते जो समुद्र के तल में पाए जाते हैं, वहां पर पाए जाने वाला एक थर्मोफाइल है। उस थर्मोफाइल बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है, इसीलिए उसको वहां से आइसोलेट करके इस रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। तो पॉलीमरेज रिएक्शन में हमने क्या देखा कि मल्टीपल कॉपीज अगर डीएनए की बनानी हो तो उसमें टेम्परेचर की ऑल्टरनेट साइकिल्स चलानी पड़ती हैं। और ऑल्टरनेट साइकिल से क्या होता है, शॉर्ट टाइम में हमारे पास डीएनए की बहुत सारी कॉपी इस तरह से तैयार हो जाती है। स्टेप्स याद रखना है और क्या क्या चाहिए हमें वो याद रखना है। टेम्पलेट डीएनए चाहिए, टार्क डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, प्राइमर चाहिए, है ना। और इसके अलावा DDNTP यानी कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए। इसके बाद अब देखो इन्होंने क्या लिखा है। If the process of replication of DNA is repeated many times, segment of DNA can be amplified to approximately billion times, 1 billion copies भी, इससे जितनी चाहे उतनी कॉपीज हम बना सकते हैं, बस उसमें इंग्रेडिएंट समय से हम देते रहें, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम देखते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरी मुलिस। कैरी मुलिस, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट सेल। तो कौन कौन से मेथड्स मैंने बताए थे डीएनए को इंसर्ट करने के कि उसे हम कॉम्पिटेंट बना दें, यानी कि उसके मेम्ब्रेन को पहले से ज़्यादा परमिएबल कर दें ताकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया वो उसके अंदर जाकर इंसर्ट हो जाए। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल्स। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज ट्रांसफर्ड टू इकोलाई, होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि अब उसमें वो फॉरेन जीन ट्रांसफर हो गई। If we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow, है ना। इस तरह से हम पता लगाते हैं रेप्लिका प्लेटिंग से कि कौन कौन ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, क्योंकि जिनके अंदर वो रेजिस्टेंस जीन जाएगी वही क्या होंगे, वही ट्रांसफॉर्म हुए हैं। Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. Ampicillin resistant gene is called selectable markers. तो selectable markers क्या होते हैं इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो जीन्स जिनके ऑन या ऑफ होने से हमें ट्रांसफॉर्मेशन का पता चलता है, ठीक है। अगर वो किसी प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती हैं तो अपनी स्पेशल फीचर की वजह से वो सेलेक्ट आराम से हो जाती हैं, और अगर वो किसी कारण से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से ऑफ हो गई तो हमें क्या पता चल जाता है कि कोई फॉरेन जीन आकर
इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जीन में इंसर्ट हो गई है। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप इस चैप्टर का, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। यानी कि हमने क्या किया कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उस सेल को, जैसे बैक्टीरियल सेल है, उसको एक बड़े कंटेनर में, जिसे बायोरिएक्टर कहते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं सुटेबल मीडियम और कंडीशंस देकर। अब जब वो मल्टीप्लाई कर लेगा और हमारे लिए काम का प्रोडक्ट बना देगा, उस प्रोडक्ट को वहाँ से आइसोलेट करना है ना, या ऑब्टेन करना, वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है जो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट जीन की वजह से बनाते हैं, उनको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। देखो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को इन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ। ये टॉपिक हम करेंगे कल। थैंक यू।